नंबर 1 विजिट वीज़ा, नंबर 2 स्टडी वीज़ा, नंबर 3 इमिग्रेशन। तो ये 3 क्राइटेरिया समझना बड़ी ज़रूरी है। और बल्कि मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते, थोड़ा मैनेज कर सकते, तो 6 महीने साल अकेले जाके थोड़ी वहाँ की सोबतें बर्दाश्त कर लें, थोड़ा प्रेशर कम होगा। दुनिया का हर मुल्क चाहता है कि 18 साल से लेकर 24 साल का जो यंग स्टूडेंट बच्चे हमारे पास पढ़ने के लिए आए, और इस क्रिटिकल एज में आपने साल नहीं ज़ाया करना। क्योंकि होगा कि अगर आपने अमेरिका का खुदा रखा वीज़ा किसी वजह से नहीं लगा, आपका साल भी ज़ाया हो गया, अगले साल आपको यूके भी तंग करेगा, और आपको अपने फॉर्म पे मेंशन भी करना पड़ेगा कि मेरा यूएसए का स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ओवरऑल, वो तो ऑब्वियसली मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ होंगे, लेकिन जो सेट आपको चाहिए जी, पे स्लिप वो तो यहाँ रिवाज ही नहीं है देने का। पे स्लिप कौन लेता है देता है यहाँ पे। तीसरा, कैश में देते हैं सैलरी, अकाउंट में भी बड़े कम लोग देते हैं कि यार 25,000 सैलरी है, 50,000 सैलरी है, कौन सा है, तो ऐसे ही ले लो, कैश ही ले लो। तो And this what we are talking about the skilled labor, हम अभी skilled labor की बात कर रहे हैं। जी जी एग्जैक्टली, जो पढ़े लिखे खास तौर पे लोग हैं उसके अंदर भी अफसर लगना जाके उनके भी देखे ना, यही मसला जो है ना इन चीज़ों के अंदर आता है कि वो उस डिवोशन से काम नहीं करते जो इंडियन करते हैं। वो आउट ऑफ द वे जाके थोड़ा काम करने की कोशिश करेगा। हमारे लोग 9 to 5 बस 5 टाइम पूरा करो, 5 बजने वाले हैं, जहाँ पे आपने देखा होगा लोग घड़ी देख रहे होते हैं कब 5 बजे तो जाए, वो मेंटालिटी उनकी वहाँ पे भी जाके चेंज नहीं होती, जाके वहाँ डिफरेंट माइंड सेट है, और वो पूरे जो कहते हैं जो आपकी कमिटमेंट है उसको पूरी तरीके से डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, और बाकी फिर ज़ाहिर आपकी अपनी हिम्मत होती है उसमें। अच्छा, अब मेन क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से ऐसे क्राइटेरियाज हैं जिस पे पाकिस्तान के की अभी भी डिमांड है, और वहाँ पे बच्चों को या फैमिलीज को या बिजनेस के लिए या जॉब के लिए या एजुकेशन के लिए जाना चाहिए। तो ये आप ओवर टू यू, क्योंकि मुझे कख नहीं पता इस चीज का। इरफान साहब, ये ना बड़ा बुनियादी मैं कहूँगा आपकी लोगों की भी अवेयरनेस के लिए ना, क्योंकि हर बंदे का एक बड़ा सादा सा सवाल होता है कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ। हाँ, अब ये एक सवाल है, अब इसकी कैटेगरी चीज़ें बहुत लंबी है, उसको नहीं पता किस तरह जाना। और यहाँ पे इस तरह अल्फाज कोई सब्जेक्ट भी नहीं है, कोई इस तरह कैरियर काउंसलिंग की प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं है, कोई क्वालिफाइड लोग भी नहीं, मेरे साथ बड़े कम लोग हैं, और फ्री एडवाइस तो देता भी कोई नहीं यहाँ पे। और रैंडम आप यूनिवर्सिटी ढूंढना शुरू करते हैं, वो सारी इतनी ज्यादा निकलती हैं। एग्जैक्टली। तो आपको मैं बताता हूँ 3 बुनियादी तरीके हैं दुनिया में बाहर जाने के। ये दुनिया में किसी भी मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए भी ऐसी है। नंबर 1 विजिट वीजा, नंबर 2 स्टडी वीजा, नंबर 3 इमिग्रेशन। तो ये 3 क्राइटेरिया समझना बड़ी जरूरी है। इमिग्रेशन इज माइग्रेशन, वो वहाँ पे परमानेंटली आप जा रहे हैं। जी, विजिट पे आप परमानेंटली जा रहे हैं। विजिट पे मतलब आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं या बिजनेस के लिए जा रहे हैं। दुनिया में 2 ही डाउन करना है, अप एंड डाउन। एग्जैक्टली, जी जी। अच्छा, कुछ मुल्क हैं इरफान साहब जो अलाउ करते हैं कि आप विजिट पे जाके अपना वीजा चेंज कर ले और बिकम एन इमिग्रेंट। अच्छा, इत्तेफाक से अमेरिका भी उसमें शामिल है, क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा कंट्री है, तो उन्होंने कुछ कैटेगरीज रखी थी, लेकिन अब खैर बहुत टाइट कर दिया। आपको अब तो ट्रम्प साहब वहाँ पे आ चुके हैं, उन चीज़ों को बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया हुआ है, लेकिन अभी भी कैटेगरीज मौजूद है। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊंगा आपके नाज़रीन की, मैंने इस पर काफ़ी बात की और लोगों ने इस पर बहुत एक्सप्लोर भी किया। अमेरिका की एक स्पेशल ट्रीटी है पाकिस्तान के साथ, इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट। बांग्लादेश को इसलिए मिली कि हमसे सेपरेट हुआ था, तो उनका भी पार्ट है, श्रीलंका भी नहीं है उसके बाद। E2 वीज़ा बिजनेस वीज़ा है, विद इन अमेरिका आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 लाख सवा लाख डॉलर है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इवन $50,000 में भी कई लोगों ने अपना वीज़ा चेंज करवाया, जो कि इतनी बड़ी अमाउंट है, 1.5 करोड़ रुपये पाकिस्तानी बनता है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है इरफान साहब, आप नए गया और मैं अमेरिका में आपका दोस्त हूँ वहाँ पे, तो आपने मुझसे उधार ले लिया या मैंने आपको वैसे गिफ्ट कर दिया, अगर आप बहुत ही क्लोज दोस्त है मेरे इस चीज़ के अंदर, तब भी आपका काम हो जाएगा, तब भी काम हो जाए। और तो ये E2 वीज़ा बड़ी कमाल चीज़ है। बिजनेस वीज़ा के विद इन आप विजिट वीज़ा के अंदर आपका वीज़ा चेंज हो सकता है, तो ये एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि विजिट वीज़ा कन्फर्म होता है। कनाडा ने भी अलाउ किया हुआ था, लेकिन अब नहीं किया हुआ। यूके अलाउ बिल्कुल नहीं करता, विजिट पे वीज़ा नहीं चेंज कर सकते। आयरलैंड भी नहीं करता, यूरोप के भी कई मुल्क नहीं करते, लेकिन कईयों ने आपको बताया टैक्स नेट की एक पॉलिसी बनाई हुई है कि वहाँ आप चले जाएं, बेशक विजिट पे भी आपको कुछ जॉब ऑफर हो जाती है। टर्की भी कर रहा था ये, टर्की भी ये कर रहा था, लेकिन अब टर्की ने भी टफ कर दिया। वो जो आपको मैं बता रहा था, टर्की ने भी कई इशूज़ के हवाले से पाकिस्तान को काफ़ी टफ कर दिया, बड़ा मुश्किल। वहाँ पे हमारे लोगों ने अजीब वीडियो बनाई जाके, आपने वो देखी होंगी, चीज़ें सुनी भी होंगी, उसने पाकिस्तान को बड़ा बदनाम किया। तो हमारा मॉरली एथिकली जो हम बार बार बात करें उसके बड़े इशूज़ हैं इस हवाले से। तो नंबर 1 हो गया विजिट वीज़ा, और किसी ऐसे मुल्क को आप टारगेट कर जहाँ वीज़ा चेंज कर सकते हो, तो देन दैट्स अ चीपेस्ट ऑप्शन टू गो अब्रॉड। क्योंकि हर बंदा कहता है मुझे सस्ते तरीके से बताएं कहाँ मैं जा सकता हूँ, और मेरे पास पैसे भी नहीं। कई बेचारे सारे गरीब लोग भी हैं, ये जिनकी इतनी सेविंग नहीं हो पाती है, यहाँ बड़े मुश्किल हालात में लोग कई हैंड टू माउथ गुजारा करने लगे, अच्छी उनकी 1 लाख 1.5 लाख सैलरी है, लेकिन बचत नहीं हो पाती, तो 2 4 5 लाख ही है उनके पास, ये 10 लाख है। क्योंकि मैं लोगों को कहता हूँ कितने पैसे हैं आपके पास, क्या क्वालिफिकेशन है, फिर आप मुल्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और बच्चे कितने हैं, सर्कम फैमिली के साथ मूव होना है, अकेले मूव होना है, प्रेशर उसी हिसाब से होगा। सिंगल बंदे जाने के और चैलेंजेस होते हैं, आपको पता है, फैमिली के साथ डिफरेंट हो जाता है। और बल्कि मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते, थोड़ा मैनेज कर सकते, तो 6 महीने साल अकेले जाके थोड़ी वहाँ की सोबतें बर्दाश्त कर लें, थोड़ा प्रेशर कम होगा। फैमिली से सिस्टम को समझ लें, वीडियो कॉल पे आपको आजकल बात भी हो जाती है, इतना फासला पता भी लगता है, बच्चों से भी आप बात कर सकते हैं, सिस्टम को समझ जाए और थोड़ा सेटल हो जाए, ताकि फैमिली को भी सेटल कर सके। वरना फैमिली सबसे पहले घबरा जाती है कि हमें कहाँ लाए हो, कितना पैनिक हो जाती है, वो डबल प्रेशर आपका आता है कि बच्चों को भी संभालना है, उनको स्कूल भी
लेके जाना है, छोड़ना भी है, और अपने आप को भी अपने आप को भी एडजस्ट करना है। तो अगर आप मैनेज कर सकते हैं, चाहे मिडिल ईस्ट में तो बेशुमार लोग करते ही ऐसे, आप तो सिंगल ही जाते हैं। अगर आप यूरोप भी जा रहे हैं, अमेरिका जाए, तो शुरू में कोशिश करें अकेले थोड़ा चीजें ऑब्जर्व कर लें, एंड देन यू कैन टेक योर फैमिली। तो वो दूसरा तरीका सर आपको बताता है विजिट पे जाके ये। नंबर 2 जो सर पॉपुलर तरीका है वो स्टडी का। वो आप यकीन करें दुनिया का हर मुल्क चाहता है कि 18 साल से लेकर 24 साल का जो यंग स्टूडेंट बच्चा हमारे पास पढ़ने के लिए आए। ये आइडियल एज है स्टडी की, पढ़ने के लिए। कभी भी अगर आपने बाहर जाना है तो मैं खास तौर पर नाज़रीन को बताना चाहता हूँ, 18 से 24 साल का बच्चा बेस्ट है, दुनिया का हर मुल्क आपको लेगा। और आपका स्टडी गैप भी कम से कम हो, यानी आपने इधर ए लेवल किया, इंटरमीडिएट किया, ओ लेवल किया, साथ ही आपने अप्लाई कर दिया। और अगर आपका आइडेंटिफाई करना है कुछ मुल्कों को, नंबर 1 चॉइस आपको बताइए अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये है लोगों की चॉइसेस आज जो लोग जाना चाहिए। यहीं में न्यूजीलैंड भी और आयरलैंड में बाज़ लोग कहते हैं कि हम वहाँ पे चले जाएं। इनको आइडेंटिफाई करें, टारगेट करें। और मैं यहाँ तक समझाता हूँ वहाँ से लोगों को कि 3 मुल्कों को टारगेट कर लें ताकि आपका साल ना ज़ाया हो। क्योंकि अमेरिका में ऑप्शन रखे, आपने सब बात की यूनिवर्सिटीज को आइडेंटिफाई करना, और अच्छे स्टडी के स्टूडेंट यहाँ बहुत ज्यादा मौजूद है, गली गली में स्टडी के स्टूडेंट खुल गए। और अच्छी बात ये भी है कि वो पैसे भी नहीं लेते आपसे, एडवांस कुछ नहीं लेते, वीजा लगने में पैसे लेते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी से उनको कमीशन मिल रहा होता है। तो आप उनको आइडेंटिफाई करें, थोड़ी सी आप खुद भी मेहनत करें। आजकल AI चैट GPT का जमाना है, बड़े आराम से खुद भी यूनिवर्सिटी आप सर्च करते हैं, और लेकिन आपको नहीं मुश्किल आ रही तो आप किसी स्टडी के स्टूडेंट के पास चले जाए, वो आपको गाइड कर देगा। और आप उसे आइडेंटिफाई करा लें मुख्तलिफ कॉलेज और यूनिवर्सिटी जिनकी मुनासिब फीस है, जहाँ स्कॉलरशिप ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है, उसको आप आइडेंटिफाई करें, वहाँ पे अपना वीज़ा अप्लाई करें। और जहाँ वीज़ा लग जाए, आप समझें कि तीनों जो बेस्ट जल्दी लग जाए वीज़ा आपके पास, दिस ब्लेसिंग फॉर मी, और मेरी किस्मत में ये लिखा, और आप वहाँ से स्टार्ट कर लें। लेकिन आप एक ही मुल्क को टारगेट करेंगे, खुदा न खासा यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन ही लेट हो गया, वीज़ा लेट हो गया, तो आपको पूरा साल ज़ाया हो जाएगा। और इस क्रिटिकल एज में आपने साल नहीं ज़ाया करना, क्योंकि होगा कि अगर आपने अमेरिका का खुदा न खासा वीज़ा किसी वजह से नहीं लगा, आपका साल भी ज़ाया हो गया, अगले साल आपको यूके भी तंग करेगा, और आपको अपने फॉर्म पे मेंशन भी करना पड़ेगा कि मेरा USA का स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, तो आपके चांसेस वैसे 50% रहेंगे वीज़ा लगने के। और वो अगर खुदा न खासा फेल हो गया और आपका कनाडा का आपने अप्लाई किया, तो वो कहेंगे आपको 2 रिफ्यूज़ल पहले ही, आपको हम कहाँ से वीज़ा दे दें। अच्छा उमीर, एक ही चीज़ जो अभी मिस कर रहे हैं वो ये है कि अगर स्टडी के लिए जाना है या बिजनेस के लिए जाना है या विजिट के लिए जाना है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ओवरऑल, वो तो ऑब्वियसली मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ होंगे, लेकिन जो सेट आपको चाहिए वो कौन से होंगे? जी इरफान साहब, सबसे इंपॉर्टेंट दुनिया कोई भी मुल्क देखते हैं ना, खासतौर पर पाकिस्तान से, इवन कहीं भी आप लेस डेवलप कंट्री से जाए, कि आपके उस मुल्क में फाइनेंशियल टाइज कितने स्ट्रॉन्ग है, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके मुल्क के उस मुल्क के साथ नहीं, आपके अपने ताकि आप कितने के सौखे हैं। आपको तो गरीब आदमी को ना दुनिया का कोई विजिट वीजा नहीं देता। वो कहते हैं शॉपिंग तो करें, एटलीस्ट पैसे तो खर्च करें हमारे पास, और दूसरा ही कि हमारी बत्तियां देख घबरा ना जाए, खुश ना हो ज्यादा, यहाँ पक्का पक्का रह जाए, वापस स्लिप ना हो जाए। ये हमारे बड़े कंसर्न हो गए हुए। पहले नहीं था, 10 साल पहले ना 15-20% का भी मार्जिन होता था ना उनको, यार बंदे के पैसे नहीं, खैर यार जाने दो, आ जाएगा, 2-3 लाख पड़ा हुआ अकाउंट में, खैर है। अब वो कहते हैं नहीं, बड़े स्ट्रॉन्ग टाइज है। और आप हैरान होंगे, मैं आपको बताता हूँ टाइज वो देखते क्या है, और ये बड़ा स्ट्रिक्ट। खासतौर पर अगर आप यूरोप की बात करें, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड तो इतना मसला नहीं है, लेकिन आप यूरोप, अमेरिका, कनाडा का वीजा अप्लाई करने का सोच रहे हैं, और इमिग्रेशन का, ये चीजें बहुत देखते हैं। नंबर 1 आपकी बैंक स्टेटमेंट। अब माशाल्लाह हमारे अकाउंट में रेगुलर सैलरी आती नहीं है, हमारे पाकिस्तान के एम्प्लॉयर का वो बहुत बड़ा मसला है। अब वो देखते हैं 5 तारीख को वाकई सैलरी आ रही है, नहीं आ रही, इसकी 5 को, कभी 10 को, 15 को हो रही है, इट्स मीन ही डोंट हैव अ स्टेबल इनकम। वो इस पे क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, जो कि हमारा नॉर्मल बात है। या तो मसले अब तो महीने में 2-2 महीने सैलरी लेट हो जाती है, हर भी इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि क्राइसिस चल रहा है। मैं हर एम्प्लॉयर के लिए भी, उसके लिए भी इतना आसान नहीं इन चीज़ों को मैनेज करना, और एम्प्लॉय के पास भी चॉइस कोई नहीं है। तो एक तो मसला ये हो गया। अच्छा, दूसरा पे स्लिप, वो तो यहाँ रिवाज ही नहीं है देने का। पे स्लिप कौन लेते हैं, देता है यहाँ पे। तीसरा, कैश में देते हैं सैलरी, अकाउंट में भी बड़े कम लोग देते हैं। यार 25,000 सैलरी, 50,000 सैलरी, कौन सा है, तो ऐसे ही ले लो, कैश ही ले लो। शायद वो भी टैक्स में जा रहे हैं, ये भी टैक्स में जा रहे हैं, दोनों चीजों के अंदर। अच्छा, लेकिन इन सारी चीजों के अंदर ये बड़ी मैटर करती है कि आपकी एक तो पे स्लिप हो, आपका प्रॉपर जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो, वो भी यहाँ कोई नहीं देता। अच्छा, अब आखिरी चीज आ गई कि आपका टैक्स रिटर्न जमा हुई है और आपका उसका रिकॉर्ड है कि नहीं, जो कि FBR के अंदर यहाँ पे जमा होता है, जो कि बिल्कुल ही कोई तस्वीर ही नहीं, यहाँ पे लोगों के पास NTA नंबर ही नहीं है, तो वो तो बड़ी दूर की बात ही जमा हो रहा। ये है फाइनेंशियल टाइज की, इसलिए मैंने आपको बात की, ये सारे फैक्टर आपके बड़े इंपॉर्टेंट है। ये किसके लिए है, बिजनेस के लिए? सर ऑलमोस्ट हर कैटेगरी में, और सबसे आसान तो जरा विजिट ही है ना। अब आप देखिए, बंदा बाहर जाना चाहता है, विजिट के लिए भी सब कुछ चाहिए, विजिट के लिए तो सबसे जरूरी है ये चीज। बाकी चीज़ों फिर थोड़ा जहाँ सोचते हैं कि इमिग्रेशन को और तरीका हो सकता है। सर विजिट पे आपको देखते हैं कि नंबर 1 आपकी स्टेबल इनकम है, 5 तारीख को आपको 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, जाहिर है वो देने, जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपने लगाया, पे स्लिप लगाई, टैक्स रिटर्न लगाई आपने ना, तो कहेंगे इस हैज अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल टाइज। ये चारों चीज़ आपस में मैच भी करनी चाहिए। ये नहीं कि टैक्स रिटर्न आपने 3 लाख का जमा करा दिया, वहाँ आपका 1 लाख आ रहा है, 50,000 आपको कैश भी रहता है, उसमें मिल रहा था, जॉब कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा हुआ है, पे स्लिप में कुछ और लिखा हुआ है। ये चारों चीजें इंटरलिंक मैच करेंगे तो आपकी फाइनेंशियल टाइज बनेगी। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर आपने अमेरिका, यूके, यूरोप का वीजा लगवाना है। नंबर 2 फैमिली टाइज। हमारे बड़े सादा लोग हैं इरफान साहब, इधर से पासपोर्ट बना, पिछले साल 6 लाख लोगों ने पासपोर्ट बनाया पाकिस्तान के ना, बड़े डेस्परेट में लोग बाहर निकलना चाह रहे हैं, आपको पता होगा कागज खत्म हो गया था यहाँ पे। तो वो जो होता है, समझते हैं मेरा पासपोर्ट बन गया, अब ये वीजा भी लग गया खुद ब खुद ही। हालांकि सिर्फ पासपोर्ट बना है, जो कि जितने भी पैसे पता नहीं आजकल बन जाता है, फीस इतनी है। वीजा लगाना एक आर्ट है, और वो भी अमेरिका का वीजा नहीं लग गया आपका, ना यूके का वीजा लग गया, अभी तो आपका फ्रेश पासपोर्ट है,
ये बड़ी सादा लोगों को बात समझ नहीं आती। फ्रेश पासपोर्ट अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं पहले, आसान मुल्कों की, उसके बाद आपने अप्लाई करना है अमेरिका का वीज़ा, यूके का वीज़ा, देयर आर वेरी टफ वीज़ा, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा, कनाडा का वीज़ा, ये बहुत मुश्किल, स्पेन का, इटली, फ्रांस का वीज़ा बहुत मुश्किल वीज़े हैं। तो ट्रैवल हिस्ट्री किस तरह बनेगी? दुबई तो चले अब आपको बताया मुश्किल हो गया, कोई नहीं, कतर में किसी तरीके से आप जा सकते हैं। अज़रबैजान का ई वीज़ा आसान है, श्रीलंका जाना कोई मुश्किल नहीं है, पहले एंट्री थी अब थोड़ा वीज़ा हो गया, वही मुश्किल नहीं है। मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका ने भी वीजा कर दिया। श्रीलंका ने भी माशाल्लाह हमारा वीज़ा कर दिया जी। अब जो है ना सिंगापुर, थाईलैंड, सिंगापुर थोड़ा मुश्किल है पाकिस्तान से, लेकिन थाईलैंड आसान है, मलेशिया भी किसी हद तक आसान है। जो आसान कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जाने की कोशिश करें ताकि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाए, उन्हें लगेगा ही और शी इज़ अ जेन्युइन विजिटर, और फिर आपको आगे जाने का और चांस आसान जाता है हो वापस जाएगा। भी आ जाता है। हाँ जी, यहाँ पे जाके वापस भेज वापस दो, भी उससे आ पता है जाए। कि पाकिस्तान मिलते जुलते हालात है, कोई इतनी हाँ, ज़्यादा गड़बड़ी हाँ। है, ये भी $200-300 पर मंथ पे काम कर रहे हैं, नहीं 1 हाँ। लाख रुपए पे काम करें, तो इतनी सारी तो हम मुल्क में भी ले रहे हैं, ले तो रहे वो हैं। इतना नहीं घबराता। लेकिन जब यूरोप जाता है, वहाँ उसकी आंखें खुलती है कि तो 1000, 1200, 1500 यूरो मैं यहाँ कमा लूंगा, हाँ, जो कि 3-4 लाख बनता है पाकिस्तानी, हाँ। यहाँ वो 50,000 रुपए पे काम कर रहा होता है, वहाँ उसको 3 लाख 4 लाख कमाने लग जाता है, तो वो कहता है ये अच्छी जगह है, तो वो फिर वहाँ से वापस नहीं आते। एंड स्टूडेंट्स? स्टूडेंट का ये है कि सर उनको 20 घंटे अलाउ होता है, आपको 20 आवर्स पर वीक का, तो स्टूडेंट ये जगह अपनी सेलेक्ट करे जहाँ उसकी फीस कम से कम हो, जो अफोर्ड कर सकता हो, क्योंकि दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटियों ने, मैं किसी एक यूनिवर्सिटी की बात करूँ, दुनिया के तमाम मुल्कों में, तमाम यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तानियों के लिए भी और तमाम ऑलमोस्ट मुल्कों के लिए 50% ट्यूशन फीस साल की मस्ट कर दी हुई है। मस्त कर दिया। तो 10 से 12,000 यूरो या पाउंड या डॉलर दुनिया की हर जगह की फीस है एक साल की। तो आप सोचिए 5-6 हज़ार डॉलर तो आपने फीस दे के जानी है, और अगली 5-6 हज़ार का बंदोबस्त करना है अगले 6 बंदोबस्त महीनों के करना अंदर, है। हाँ, वरना यूनिवर्सिटी आपको टफ टाइम देगी कि हाँ, मुझे पैसे दें, हाँ। और वो ज़ाहिर है आपने कमा के देने हैं। 20 घंटे कमाए, बाद को लोग एक्स्ट्रा भी काम कर लेते हैं, ओवर टाइम एक्स्ट्रा चीज़ें करके, थोड़ी सेविंग भी कर लेते हैं, उधार भी ले लिया जिस तरह भी करके ना। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी कि आपने इन पैसों को मैनेज किस तरह करना है, मैनेज कैसे और करना है? अगर आपको लगता है कि हाँ मैं इतने पैसे अरेंज कर सकता हूँ, ये मेरे लिए पॉसिबल है, तो वो आप उस तो पुल को टारगेट तो अगर करें। आप फर्स्ट सेमेस्टर की फीस लेके गए हैं तो बाकी आपने मैनेज करनी है, तो नहीं, आप लोग करें, तैयारी ऐसे करें, मुल्क को आइडेंटिफाई करें नहीं तो जी। ये मुल्क की बदनामी भी होगी। एग्जैक्टली और फिर आपके ऊपर भी सारा प्रेशर, फिर आप असाइलम करेंगे, कोई शॉर्टकट ढूंढेंगे, वो आपने सब बताया कि वो फिर मसाइल बढ़ जाएंगे आपके ना। तो ऐसे मुल्क को आइडेंटिफाई करें जहाँ आपको लगता है काम की ऑप्शन अवेलेबल है, और ये भी मुश्किल नहीं है। आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लें, आजकल आपको तो बड़ा आसान है कि किस मुल्क में कितनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। आपको पता है, गूगल में भी रिसर्च कर लें, थोड़ी सी पढ़े लिखे लोग खास तौर पर, स्टडी में तो पढ़ा लिखा बच्चा जाएगा ना, एफ जिसने किया हुआ है, तो उसको इतनी सेंस तो होनी चाहिए कि किस मुल्क में अपॉर्चुनिटी है। हाँ, अपने से कोई सीनियर दोस्तों से ही पूछ ले कि यार मैं यूके आ रहा हूँ, मैं अमेरिका आ रहा हूँ, कनाडा आ रहा हूँ, कुछ चांस है मैं जॉब शॉप मिल जाएगी, काम हो जाएगा, तो उसका काम आसान हो जाएगा। तो वो चीजें ज्यादा आसान हो जाएंगी। मुबीन, ये जी। तो बड़ा लंबा चैप्टर है, मैं एक एग्जैक्टली सेशन में जो है वो ऐसा ही है, इस तरह से नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही अब कह रहे इसको हैं। नीटी ग्रीटीज जो है कि इस वक्त दोबारा बैठ के डिस्कस बिल्कुल जरूर करेंगे। करेंगे आप जब तक पाकिस्तान में, मैं जी एक सेशन और कर लेंगे। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स के लिए मैं ये कहूँगा, जिस तरह से हम लोग बाहर निकलते हैं घर से और मोहल्ले में जाते हैं, या किसी शहर में जाते हैं, किसी स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, जिस तरह से हम बात करते हैं, चलते फिरते हैं, तो हमारी नस्ल का और हमारे ख़ानदान का अगलों को पता चल जाता है। इसी तरह से जब हम अपने मुल्क से बाहर जाते हैं तो हमें वहाँ पे भी एहतियात करनी है कि वहाँ पे ऐसा ना हो कि हमारे मुल्क को और हमारी नस्ल को कोई लोग जो है वो बुरी नज़र से देखें। अगले प्रोग्राम तक लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।